नमस्कार दर्शकों, व्हाइट स्वान टीवी न्यूज हिंदी में आप सबका स्वागत है। इतिहास कभी कभी अजीब रास्तों से गुजरता है। नई पीढ़ी अब तलवार और ढाल लेकर नहीं बल्कि उंगलियों की पारों पर चलने वाली स्क्रीन से क्रांति रच रही है और सरकारों को हिला रही है। इसका ताजा उदाहरण नेपाल की सड़कों पर देखा गया। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के नेपाल सरकार के तुगलकी फैसले से उन्हें शर्मिंदगी के साथ पीछे हटना पड़ा। यह घटना उन शासकों के लिए एक पाठ है जो अभी भी यह समझ नहीं पाए हैं कि समय कितना आगे बढ़ चुका है। सिर्फ 24 घंटे के भीतर एक पूरी पीढ़ी की इच्छा शक्ति के सामने सरकार को घुटने टेकने पड़े और पूरी दुनिया ने यह दृश्य हैरानी से देखा। राष्ट्र की सुरक्षा, संस्कृति का पतन जैसे पुराने बहाने दोहराते हुए नेपाल सरकार ने देश में सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी। जब लोगों ने सुना कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स कुछ ही घंटों में ब्लॉक कर दिए जाएंगे, तो शायद सत्ता में बैठे लोगों ने सोचा होगा कि कुछ दिन शांति भंग होगी और फिर सब सामान्य हो जाएगा। लेकिन यह फैसला उस पुराने सोच से आया था जो तकनीकी बदलावों को नहीं समझ पाई, और जल्द ही यह साबित हो गया कि ये एक बहुत बड़ी गलती थी। जेनजी पीढ़ी, जिसके लिए डिजिटल दुनिया सिर्फ एक माध्यम नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी और आजीविका का हिस्सा है, वो चौंक गई लेकिन बेबस नहीं हुई। वो गुस्से में थी और उसने उसी हथियार से सरकार को जवाब देना शुरू कर दिया, सोशल मीडिया से ही। प्रतिबंध की खबर फैलते ही नेपाल डिजिटल अपराइजिंग, गो बैक गवर्नमेंट जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। मीम्स और ट्रोल्स की बाढ़ आ गई। सरकार की तकनीकी अज्ञानता का मजाक उड़ाया गया। वीपीएन से प्रतिबंध को कैसे तोड़े, इस पर हजारों ट्यूटोरियल्स शेयर हुए। लेकिन ये आंदोलन सिर्फ ऑनलाइन नहीं रहा। काठमांडू और पोखरा की सड़कों पर युवाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। ना वहां किसी पार्टी के झंडे थे, ना नारे। मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर और क्यूआर कोड वाले प्लकार्ड लेकर उन्होंने एक नया विरोध दर्ज किया। नारे थे, आप हमारा इंटरनेट काट सकते हैं लेकिन हमारी आवाज नहीं। हमारी रील्स आपकी रियल लाइफ से ज्यादा ताकतवर है। इस विरोध की लाइव स्ट्रीमिंग पूरी दुनिया में हुई। सरकार की नाकामी और जन विरोध को सबने देखा। ये पहली बार था जब पुलिस भी कई बार असहाय लग रही थी, क्योंकि ये कोई भीड़ नहीं बल्कि सोचने समझने वाली एकजुट पीढ़ी थी। सरकार को जल्द ही एहसास हो गया कि हालात उनके काबू से बाहर हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि बिगड़ी। देश के भीतर युवा सड़कों पर थे और आर्थिक प्रभाव भी दिखने लगे। डिजिटल क्रिएटर्स और छोटे ऑनलाइन व्यवसाय संकट में आ गए। आखिरकार सरकार को पीछे हटना पड़ा और रातों रात यह कहकर प्रतिबंध को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया कि मामले पर और अध्ययन की आवश्यकता है और हम जनता की राय का सम्मान करते हैं। लेकिन ये बयान महज एक चेहरा बनने की कोशिश था और कुछ नहीं। जो सरकार 24 घंटे पहले राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर प्रतिबंध लगा रही थी, वही सरकार 24 घंटे में जनता की राय का हवाला देकर पीछे हट गई। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या इस निर्णय में कभी कोई ईमानदारी भी थी? ये केवल नेपाल सरकार की हार नहीं है, ये इस बात का भी सबूत है कि वे इस समय और पीढ़ी को समझने में कितने पीछे हैं। ये घटना सिर्फ नेपाल के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सरकारों के लिए एक चेतावनी है। जेनजी को अक्सर एक गैर गंभीर समय बर्बाद करने वाली पीढ़ी समझा गया, लेकिन नेपाल सरकार ने अब सीख लिया है कि जब उनकी स्वतंत्रता और अधिकारों पर हमला होता है तो वे कितने संगठित और शक्तिशाली हो सकते हैं। उन्हें ना किसी पार्टी की जरूरत है, ना किसी नेता की आवाज का इंतजार। उनकी संचार गति और संगठन शक्ति किसी भी सरकार को हिला सकती है। कई लोग मानते हैं कि ये प्रतिबंध बेरोजगारी, महंगाई जैसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश थी, लेकिन यह चाल सरकार पर ही उलट गई। जो सरकार सोचती है कि डिजिटल दुनिया में जी रही पीढ़ी को अनदेखा करके शासन चल सकता है, वो धोखे में जी रही है। नेपाल की सड़कों पर जो विरोध सुनाई दिया, वह सिर्फ कुछ युवाओं की आवाज नहीं थी, बल्कि एक नए युग की राजनीतिक घोषणा थी। अब यह साफ है कि इस डिजिटल क्रांति की संतानों को नजरअंदाज कर कोई भी सरकार आगे नहीं बढ़ सकती। और इस घटना ने एक बार फिर याद दिला दिया, जो लोग ऑनलाइन सोचकर डिजिटल युग में राज करना चाहते हैं, उन्हें इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा।